नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। और आज हम चालू कर रहे हैं एसएससी में आए हुए पुराने सालों के क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। और ये क्लास स्पेशल एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को मद्देनजर देखकर बनाई जा रही है। इस क्लास में आपको करंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसमें बीच बीच में आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्लास हमारी एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो आइए हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो घूमर नृत्य है पारंपरिक रूप से भील समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। इसके जो प्रेरणता है वो कौन सी जनजाति मानी जाती है, तो वो भील समुदाय मानी जाती है या भील जनजाति इसकी प्रेरणता मानी जाती है। और ये विशेष रूप से किस राज्य का नृत्य है, तो ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, किसका नृत्य है, तो राजस्थान में किया जाने वाला भील जनजाति का ये नृत्य है। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो एक और इसमें होता है जिसका नाम है तेरह ताली। ये नृत्य भी कहाँ का है, राजस्थान का है। इसके अलावा एक और बात करते हैं हम, कालबेलिया। कौन सा, कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया जनजाति और कालबेलिया नृत्य ये भी कहाँ का है, राजस्थान का। और इसी प्रकार एक और नृत्य पूछा जाता है जिसका नाम है झूमर। तो झूमर रहेगा आपका झारखंड का और घूमर रहेगा आपका राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2021 में भारतीय राजनीतिक नेता को 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए चुना गया था। तो इसका जो आंसर है वो है क्या, आपका क्या आने वाला है, तो असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जी को 2021 में, मई 2021 में काय के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए चुना गया था। मतलब ये सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। किसके रूप में चुना गया है, सदस्य के रूप में चुना गया है। और कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री है, तो ये है असम के मुख्यमंत्री। असम में हम बात करते हैं तो माजुली नदी द्वीप। कौन सा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का क्या है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है तिब्बत से। मात्रा पे ध्यान ना देना, तो ये उद्गम होता है कहाँ पर, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, तो सांगपोल नदी के नाम से इसको जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल में जो हुई थी आपकी, वो हुई थी 1859 में। कब हुई थी, 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत होती है। और कहां पर होती है, ये होती है आपकी 1859 में। कहां पर होती है, तो बंगाल में होती है। और किनके विरुद्ध होती है, तो ये जो ब्रिटिश नील बागान के जो मालिक थे उनके विरुद्ध ये किसानों के द्वारा की जाती थी। और इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। उनके विरोध में भारतीय किसान के द्वारा 1859 में कहां पर, बंगाल में इस विद्रोह की शुरुआत की थी। सुंदरवन डेल्टा, कौन सा डेल्टा, सुंदरवन कहां पर है, बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, बंगाल में है। गंगा नदी को बंगाल में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। फरक्का डैम, कौन सा, फरक्का डैम, ये भी कहां पर मिलेगा आपका, तो ये भी आपको पश्चिम बंगाल में मिलने वाला है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। कौन से में है, तो भाग 3 में निहित है। कौन से भाग में निहित है, भाग 3 में, 1 2 3। संविधान के भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हम बात करें तो ये अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमें 12 से 35 के
बीच में। और कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहले कितने हुआ करते थे? 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। और 7वां जो मौलिक अधिकार था जिसको हटाया गया है वो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको अनुच्छेद 300A, कौन सा अनुच्छेद? 300A के तहत काय में शामिल किया गया है? तो कानूनी अधिकार में शामिल किया गया है। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आपका अब मौलिक अधिकार ना होते हुए कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार आपका रह गया है। विजयनगर साम्राज्य में नायकों की संस्थाओं का फर्नाओ नुनिज द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया। जो एक थे तो कौन? फर्नाओ नुनिज कौन थे? तो फर्नाओ नुनिज पुर्तगाली इतिहासकार थे। कौन थे? पुर्तगाल के इतिहासकार थे। कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के एक इतिहासकार रहे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का क्या करा है? तो विस्तार से अध्ययन किया है। कहाँ से अध्ययन किया है? तो विस्तार से अध्ययन किया है। किन्होंने किया है? तो ये भाई साहब है आपके फर्नाओ नुनिज भाई साहब है, जिन्होंने विजयनगर के जो नायक है या जो राजा है उनका विस्तार से अध्ययन किया। विजयनगर ये कहाँ पर आता है? विजयनगर आता है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक हम्पी वाला क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, किसकी बात हो रही है? विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। ठीक है, एक विजयनगर शहर आंध्र प्रदेश में भी आता है आपका, तो वो नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? कर्नाटक में, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। और ये क्या थे? संगम वंश के शासक थे। ठीक है, और क्या थे? संगम वंश के शासक थे। और किस साम्राज्य पर शासन करने वाले थे? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला। सीधा क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश संगम वंश, और उसकी स्थापना करने वाले कौन? तो हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी के मंदिर 1986, हम्पी के मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और हम्पी के जो मंदिर है वो कौन से नोट पर है? 50 के नोट पर आपके छपे हुए हैं। ठीक है, और विजयनगर जो किस नदी के किनारे है या हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे आता है। किस नदी के किनारे आता है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ही आपका स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? और इसे है ना, इसे नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? मतलब नीति आयोग ने इसका स्थान कब लिया था? इसे नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? तो पहले पोर्शन की बात करते हैं हम, स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है मार्च 1950। अगली लाइन क्या कहती है? नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? तो इसकी तारीख जो थी वो 15 मार्च 1950 थी। और 1 जनवरी, कौन सी जनवरी? 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब योजना आयोग किसमें बदल गया? नीति आयोग में आपका बदल जाता है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, किसने ध्यान की तकनीक और उपनिषद की शिक्षा अलार कलाम जी से सीखी थी? तो इसका क्या आएगा? गौतम बुद्ध। किसने? गौतम बुद्ध ने क्या करा था? तो जो ज्ञान की शिक्षा है और उपनिषद की शिक्षा है अलार कलाम जी से सीखी थी। ठीक है, किससे सीखी थी? अलार कलाम जी से। सीधा क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे अलार कलाम साहब। ठीक है, और रुद्रक रामपुत्र इनके क्या थे? तो इनके दूसरे गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति के रक्षा करना? ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, किसकी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति होती है वो हमारी भी संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहा है कि रक्षा करना है और हिंसा का त्याग करना है। तो पहले तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य आपके मिलते हैं किसमें, अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, किसमें मिलते हैं, अनुच्छेद 51 ए में। और बात करते हैं 51 ए के अलावा किसकी बात कर रहा है ये, सार्वजनिक संपत्ति। संपत्ति वाला जो हमारा अधिकार है वो कौन सा है, 90 नंबर का, क्योंकि जो संविधान में मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं आपके 11, वो क्रम से दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, क्रम से दे रखे हैं, और इनका क्रम कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9, मतलब 9 नंबर आई, कौन सा, आई, 51 ए आई, कौन सा रहेगा, 51 ए आई। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य है ना, किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड नहीं, रूस, पहले रूस लिखा था ना मैंने, रूस ठीक तो लिखा था। ठीक है, किस देश से लिए गए, रशिया से आपके लिए गए हैं। और कितने मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं आपके मूल संविधान में। तो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, कितने हैं वर्तमान में, 11 है। और कौन सी समिति थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कहता है, वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में, मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाते हैं। तो मंदिर के प्रवेश द्वार को द्रविड़ शैली में क्या कहा जाता है, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को द्रविड़ शैली में क्या कहा जाता है, तो गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपुरम के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोपुरम। और जो द्रविड़ शैली किस वंश को श्रेय जाता है इसको बनाने का या इसको प्रचलन में लाने का, तो ये जाता है पल्लव वंश को। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि वास्तुकला की द्रविड़ शैली किस काल में अपने शुरुआती दौर में आई थी, तो वो आई थी पल्लव वंश के दौरान। ठीक है, तो कौन से समय में आई थी द्रविड़ शैली, पल्लव वंश में। और ये मंदिर बनाने की दक्षिण भारत की एक शैली है। एक शैली कौन सी होती है, एक होती है वेसर शैली, इनका मिला जुला रूप, और एक होती है उत्तर भारत की कौन सी, नागर शैली। 3 शैली चलती है, एक नागर शैली चलती है, एक कौन सी चलती है, द्रविड़ शैली चलती है, और तीसरी इन दोनों का जो मिला हुआ रूप होता है वो वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व यह है कि उनमें राज्य के उसके नागरिक के प्रति शामिल होते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व यह है कि उसमें राज्य के, किसमें, नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य के नागरिक, राज्य के उसके नागरिक मतलब राज्य के नागरिकों के प्रति शामिल होते हैं। तो क्या होते हैं, राज्य के क्या होते हैं, तो ये होते हैं सकारात्मक दायित्व। क्या शामिल होते हैं नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के उसके नागरिकों के प्रति, तो ये होते हैं सकारात्मक दायित्व। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है या जो प्रकृति है, नीति निर्देशक सिद्धांत की जो प्रकृति है वो कैसी है, सकारात्मक है, ये नकारात्मक नहीं है। जबकि आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कैसे, वो होते हैं नकारात्मक। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि इनमें क्या अंतर है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जबकि जो मौलिक आपके क्या नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ठीक है, और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जो हम पिछले वाले में कंफ्यूज हो रहे थे वो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सा था, आयरलैंड। तो ये जो मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये कहाँ पर वर्णित है, तो ये अनुच्छेद नंबर 36 से 51। ठीक है, कहां पर है, 36 से 51। और संविधान के भाग कौन से में, तो भाग
4 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ देखे थे अपन ने, तो वो देखे थे भाग 4A अनुच्छेद 51A। ये तो हो जाएगा क्या आपका मौलिक कर्तव्य, और ये हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा होला मोहल्ला चालू किया गया है। तो अगर गुरु गोविंद सिंह और राज्य पूछा है तो सीधा सीधा इसका आंसर पंजाब होने वाला है। क्या होने वाला है? तो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। और जो होला मोहल्ला है, पहले तो इसका आंसर लिखते हैं, कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब राज्य। ठीक है, और जो होला मोहल्ला है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि होला मोहल्ला की शुरुआत सिख, कौन से सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो ये 10वें गुरु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 10वें गुरु के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, और जो होला मोहल्ला है इसे सिख धर्म का ओलंपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंपिक कहा जाता है। तो सिख धर्म का ओलंपिक क्या कहलाता है? सिख धर्म का ओलंपिक कहलाता है होला मोहल्ला, जिसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? जिसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को, जो क्या थे? सिख धर्म के कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के। गुरु नानक देव, कौन देव? गुरु नानक देव। ये कौन से नंबर के थे? पहले नंबर के थे। 5वें नंबर के कौन थे? तो अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। ठीक है, 9वें नंबर के कौन थे? तो ये तेग बहादुर थे। ये कुछ काम के हैं। ठीक है, जिनका नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के तेग बहादुर थे। ठीक है, इसकी एक ट्रिक चलती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो अगला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? ठीक है, तो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी और इसी के आंकड़े हमको अभी पढ़ना है। और ये सारे जो क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये थी हमारी कितना आंकड़ा? 31.16%। ठीक है, 31.16% जो थी शहरी जनसंख्या थी। क्या थी? शहरी जनसंख्या थी। तो जो बचेगी वो कौन सी थी? तो वो हो जाएगी हमारी ग्रामीण। कौन सी हो जाएगी? ग्रामीण हो जाएगी। तो कितनी बच रही है? ग्रामीण जनसंख्या कितनी बच रही है? तो ये बचेगी आपकी 68 दशमलव कितना बच रहा है? 84% क्या हो जाएगी आपकी ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार। एक याद है, दूसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। या तो लोग शहरी होंगे या फिर ग्रामीण होंगे। भारत सरकार ने भारत में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण और उद्यमियों को समर्थन करने के उद्देश्य से कब स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी? तो ये योजना है स्टार्टअप, जिसके द्वारा आपका नया बिजनेस चालू करने के लिए आपको ऋण दिया जाता है। तो ये योजना चालू हुई थी सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में। ठीक है, कब चालू हुई थी? वर्ष 2016 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइड। ठीक है, ये इसका जो आधार वर्ष है वो 2020 है, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2020 में ना होकर कब हुआ था? 2021 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2021 में इसका आयोजन टोक्यो में होता है। और टोक्यो कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। इसके आंसर की बात अपन बाद में करते हैं, पहले जापान को देखते हैं। जापान में है, और जापान की राजधानी भी क्या है? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। ठीक है, और ये टोक्यो कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर, जो क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप जापान का। जापान को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश भी जापान को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एक ज्वालामुखी है जो फेमस है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? तो जापान में है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है क्या?
अदिति अशोक। अदिति अशोक, तो पहली गोल्फर कौन बनी है? अदिति अशोक बनी है 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर। ठीक है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार हेतु कौन सा मिशन चालू किया गया है? ठीक है, तो ये चालू किया गया है मिशन कर्मवीर। क्या नाम है मिशन का? मिशन का नाम है मिशन कर्म योगी। ठीक है, कर्मवीर ना होकर कर्म योगी होगा। ठीक है, जिसमें जो आपके आईएएस अधिकारी होते हैं उनको सरकार, उनको क्या होता है, सरकार अपने सिस्टम में शामिल करके उनको अनुभव देना चाहती है। वो केंद्र सरकार में कैसे काम करते हैं, केंद्र सरकार कैसे काम करती है, उनको अनुभव होगा। ठीक है, तो उनके तहत ये उनको इस चीज में लाने के लिए, जोड़ने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्या है? क्रिस्टोफर गुरुस्वामी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये जो गुरुस्वामी जी हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम। ठीक है, और जो भरतनाट्यम होता है भरतनाट्यम, ठीक है, और जो भरतनाट्यम होता है वो किस राज्य का है? तो ये है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है दासी अट्टम। इसको किस नाम से जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिरों में देवदासी के द्वारा किया जाने वाला एक क्या था? नृत्य था। ठीक है, क्या था? देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। इसके कारण इसे क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दासी अट्टम भी कहा जाता है भरतनाट्यम को। और ये तमिलनाडु का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो क्रिस्टोफर गुरुस्वामी भरतनाट्यम से संबंधित है और इसी का नाम क्या हो जाएगा? आपका दासी अट्टम हो जाएगा। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या होगी आपकी 11, है ना। मूल संविधान में किसी भी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 या 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 1 और 1 11। ठीक है, कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। और उस समिति ने कितने दिए थे? 8 दिए थे, लेकिन जोड़े कितने थे? 10 जोड़े थे। तो 11वां कब आया? तो 11वां आता है 86वें संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, तो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो याद रखना, 42वां संविधान संशोधन कितने जोड़े? 10 जोड़े। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 11वां कब जोड़ा? तो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ता है। टोटल कितने हैं? 11। और अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा? थोड़ी देर पहले फिर देखा था 51A। और भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 4A। ठीक है ना। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत करने का श्रेय किस वंश को जाता है? ये लोग, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है आपका पल्लव वंश। किस वंश? पल्लव वंश को जाता है। और इसके जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था वो क्या था? द्रविड़ वास्तुकला में मंदिरों के प्रवेश द्वार किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनको बोला गया था गोपुरम। ठीक है, क्या बोला गया था? गोपुरम। और इसको
इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? पल्लव वंश को जाता है। और 3 शैली आपको मैंने अभी बताई थी, एक होती है कौन सी? वेसर शैली, एक आपकी लिखी है, और दूसरी कौन सी होती है? नागर शैली। द्रविड़ और नागर शैली का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? वेसर शैली कहलाता है। और पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक वंश है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था कितने को? 10 को। कितने को? 10 को। ठीक है। और समिति कौन सी थी? तो वही हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 11वां कब किया गया? तो 11वां किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उनके पालक या उनके माता पिता का कर्तव्य। ठीक है। और सारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। नहीं याद है तो उनको भी हम धीरे धीरे कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। पाल राजा धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? पाल राजा धर्मपाल। तो पाल वंश किधर शासन करता था? ये विशेषकर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र के शासक थे। पश्चिम बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां पर इनका राज हुआ करता था। कौन से वंश का? तो पाल वंश का। ठीक है। और यही एक वंश है जिसने किसमें भाग लिया था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजवंश की बात करते हैं हम, तो वो कौन कौन से हो जाते हैं? पहला तो पाल वंश हो जाता है। ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता है? राष्ट्रकूट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? राष्ट्रकूट हो जाता है। और तीसरा कौन सा हो जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश। ये 3 वंश कन्नौज के लिए काय में भाग लेते हैं? तो कन्नौज के लिए होने वाली लड़ाई जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो यहाँ पर पूछा क्या है? पाल वंश या पाल राजा धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? तो ये था देवपाल। कौन रहेगा? देवपाल। तो देवपाल क्या है? तो पाल राजा देव धर्मपाल का पुत्र भी था और उसका उत्तराधिकारी भी था। तो क्या नाम है इसका? देवपाल। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। ठीक है। और धर्मपाल के बारे में चीजें आती है कि इन्होंने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कहां पर है? बिहार में, उसकी स्थापना करने का श्रेय भी धर्मपाल को जाता है। पाल शासक धर्मपाल को जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्ति के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, राज्य को मतलब सरकार, नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो भारत के नागरिक है उसका जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है, पक्ष में नियुक्ति के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकता, मतलब नहीं रोकता है। मतलब सरकार इस अनुच्छेद का फायदा लेकर किसी वर्ग विशेष के लिए, है ना, क्या कर सकती है? तो नियुक्ति में आरक्षण दे सकती है। तो ये दे सकती है अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 के तहत सरकार किसी वर्ग विशेष के लिए क्या कर सकती है? तो कानून बना सकती है और उनको फायदा दे सकती है नियुक्ति में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दिवाली के 15 दिन पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? दिवाली के पहले 15 दिन पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दिवाली के 20 दिन पहले हमारा दशहरा आता है ना, और दशहरे के 5 दिन बाद हमारा कौन सा पर्व आता है जिसे हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा, ठीक है। कौन सा? शरद पूर्णिमा। शरद ऋतु चालू हो जाती है और कौन सी पूर्णिमा होती है? शरद पूर्णिमा होती है, ठीक है। कौन सी पूर्णिमा होती है? शरद पूर्णिमा होती है दिवाली के 15 दिन पहले, ठीक है। और यहाँ पर अश्विन माह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और कार्तिक माह जो होता है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। और जो हमारे
हिंदू जो महा है इनसे हमेशा एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार की एमपी पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आए, तो जो हिंदू पर्व होते हैं और वो हिंदू माह के हिसाब से किस माह में आते हैं वो चीजें ध्यान देने योग्य। आपसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। पूछने वाला है तो कौन, हिंदी माह, उनके नाम और कौन सा हिंदू पर्व किस माह में आता है, विशेष ध्यान देने योग्य चीजें। तो दिवाली के 15 दिन पहले कौन सा पर्व होगा, तो शरद पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2022 को नियुक्त, ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जो वर्तमान में भी है। तो ये जो अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष है, उनका नाम है माधवी पुरी बुच, ठीक है। कौन है, माधवी पुरी बुच। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये नियुक्त हुई है, और कब हुई है, 28 फरवरी 2022 में हुई है। और ये अभी वर्तमान में भी सेबी की क्या है, अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना कब होती है, तो सेबी की स्थापना होती है 1998 में। इसको संवैधानिक नहीं, सांविधिक या वैधानिक दर्जा कब प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है 1992 में, ठीक है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो भारत का जो संघीय न्यायालय, जिसका नाम हम किस रूप में देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 का कौन सा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये भारतीय संविधान में कितना हिस्सा मान रखता है, तो लगभग 75% हिस्सा ये भारतीय संविधान में रखता है। भारतीय संविधान के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लगभग 75% या 75 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम से सीधे उठाए गए हैं, ठीक है। या फिर उनमें कुछ माइनर से परिवर्तन करके उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जो कहां पर स्थित है, ये है दिल्ली में, ठीक है। कहां पर स्थित है, दिल्ली में। और इसका प्रारूप कहां बना था, तो जो लंदन में 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है, वहां से ये निकलकर आता है, ठीक है। कहां से निकलकर आता है, ये निकलकर आता है, ठीक है, ये निकलकर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। बाकी के डिटेल में चर्चा अपन कहाँ करने वाले हैं, इसकी थ्योरी क्लास में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक विजेता कौन बना, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक विजेता कौन बना, तो ये जो है वो है मीराबाई चानू। कौन बनी थी, मीराबाई चानू। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता किसने था, तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। भारत ने टोटली कितने, तो 7 पदक जीते थे। और इसी ओलंपिक में क्या नाम है, तो नीरज चोपड़ा। क्या है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता थे, ठीक है। कौन सा मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और वैसे ही बात करें हम तो 2000 के कौन से ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक कहां पर हुआ था, सिडनी में जो सन 2000 में ओलंपिक हुआ था, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला थी। और इन्होंने भी काय में जीता था, तो इन्होंने भी
वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में भारत के लिए पदक जीता था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। ये आपकी दिल्ली पुलिस और आने वाली एसएससी जीडी जो फरवरी मार्च में होने वाली है उसके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्लास को आप जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा प्यार दोगे, इस क्लास में क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।